आज की खास चर्चा होने वाली है प्रोफेसर देवेश निगम सर के साथ में, जो न केवल टूरिज्म एंड होटल मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के एचओडी हैं, बल्कि कॉमर्स डिपार्टमेंट के डीन भी हैं, जिन्होंने न केवल होटल मैनेजमेंट डिपार्टमेंट को ऊंचाइयों तक पहुंचाया, बल्कि भारत के काफी नामी होटलों को भी उनकी पहचान दिलाने में उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। स्वागत है सर आपका हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। सर आज आपसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे साथ ऑडियंस काफी जुड़ी हुई है, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। तो हमारे कुछ आपसे क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि सर आपने जो जर्नी है वो आपकी जर्नी कैसी रही, आपने स्टार्टिंग कैसे करी, आपकी शिक्षा दीक्षा कैसी रही स्टार्टिंग? बेसिकली मेरा घर लखनऊ में है। ग्रेजुएशन करने के बाद 1991 में मैंने सोचा कि क्या कोई नया कोर्स करा जाए। उस समय भी MBAs थे, सब चल रहे थे। फिर उस समय मैंने देखा ये एक नया कोर्स चालू हुआ, टूरिज्म मैनेजमेंट। तो मुझे पता लगा कि यहाँ पर गढ़वाल यूनिवर्सिटी में टूरिज्म मैनेजमेंट है। गढ़वाल यूनिवर्सिटी श्रीनगर टूरिज्म का कोर्स है, जो उस समय कहते थे मास्टर्स इन टूरिज्म एडमिनिस्ट्रेशन, MTA। और इस कोर्स को फिर मैंने सोचा करा जाए। उस जमाने में लोग श्रीनगर का नाम तक नहीं जानते थे। जब 91 की बात करें हम, कि अगर पूछते थे तो लोगों को नहीं मालूम होता था। वो श्रीनगर का नाम जम्मू कश्मीर का ही समझते थे। लेकिन उसके बाद फिर हम वहाँ पर गए, पता लगा कि वहाँ टूरिज्म कोर्स बहुत सालों से चल रहा है, और उन्होंने फिर मास्टर्स डिग्री स्टार्ट करी है। तो मास्टर्स डिग्री का वो कोर्स मैंने फिर 92-94 में मैंने वहाँ से मास्टर्स डिग्री करी, जो मुझे बहुत अच्छा कोर्स लगा और मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। प्रैक्टिकल नॉलेज मुझे बहुत मिली, और गढ़वाल के कई एरियाज़ को मैंने जाके उसको देखा, वहाँ जाके रिमोट एरियाज़ को जाके देखा, वहाँ पर लोग कैसे रह रहे हैं, कैसे काम करते हैं। तो ये देखने का बड़ा अच्छा लगा और मुझे कोर्स ही बड़ा पसंद आया। पहला कदम आपका श्रीनगर से रखा गया। हाँ। उसके बाद सर आपने आपकी जो PhD और वो कहाँ से रही? उसके बाद फिर मैंने सोचा कि पहले 94 में, उसके बाद फिर मैंने एयरलाइंस में जॉब करी। एयरलाइंस के उस समय GSAs होते थे, जनरल सेल्स एजेंट्स होते थे, वो जो मतलब उनका पूरा कारोबार देखते थे। अच्छा। उनका तो मैंने पहले GSA एयर इंडिया में काम किया, फिर मैंने काम किया GSA ब्रिटिश एयरवेज में काम किया। जब ये सब काम कर रहा था, लेकिन मेरा तो उस बार मेरे को फॉरेन एक बार दो बार बाहर जाने को भी मौका मिला, कॉन्फ्रेंसेस में जाने का मौका मिला वहाँ पर। और उसके बाद फिर मैंने सोचा कि क्योंकि बेसिकली मेरा इंटरेस्ट टुवर्ड्स एकेडमिक्स था, उस समय एकेडमिक्स में लोग इतना भीड़ नहीं लगती थी, तो मैंने सोचा कि एकेडमिक्स किया जाए। तो फिर मैंने सोचा कि PhD करी जाए। तो फिर PhD के लिए फिर मैंने एनरोलमेंट लिया 94 या 95 में, तो एनरोलमेंट लिया। फिर उसके बाद फिर मैंने अपनी PhD को कंप्लीट करा। फिर उसके बाद मैं यहाँ पर हूँ। आप असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर आप यहाँ नियुक्त हुए बुंदेलखंड विश्वविद्यालय। हाँ। तो अगर सर बात करी जाए कि उस टाइम पे डिपार्टमेंट का क्या दृश्य था और आज डिपार्टमेंट किन ऊंचाइयों पर पहुंच गया है, क्योंकि शुरुआती दौर में जबकि लोगों को नहीं पता था इस डिपार्टमेंट के बारे में, तो अब इस डिपार्टमेंट के बारे में आप थोड़ा सा बताइए। अब तो क्योंकि मोदी जी ने भी और आपके जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी ने टूरिज्म को बहुत प्रमोट करने की कोशिश करी है। और नॉट ओनली कि उन्होंने बहुत जगह वीज़ा ऑन अराइवल करा दिया और बहुत ज़्यादा हेल्प करी है। तो इस समय आजकल टूरिज्म एक ऐसी इंडस्ट्री है जो मतलब कोई भी जना आज अपने कोई एजेंसी खोल सकता है, कोई टूर गाइड बन सकता है, और कोई भी जना अपने काम भी खोल सकता है, अगर उसको थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए अपने एरिया के बारे में। सर अगर बात करी जाए कि हम बुंदेलखंड क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, तो बुंदेलखंड क्षेत्र में टूरिज्म का क्या स्कोप है? देखिए, आजकल आदमी क्या है, आज नई चीजें देखना चाहता है। आजकल आदमी नई चीजें देखना चाहता है, और बुंदेलखंड में बहुत ही रहस्यमयी एरिया है। मतलब कई जगह तो ऐसी हैं अभी तक एक्सप्लोर ही नहीं हुई है। और एक्सप्लोर का मतलब मैं ये कहूँगा कि मतलब वो जो एरिया जो आज के बुंदेलखंड में कई एरियाज ऐसे हैं जो अभी मतलब अगर बुंदेलखंड के बाहर निकल जाएंगे, तो अगर लखनऊ तक भी चले जाएंगे, उनको भी नहीं मालूम है कि ये एरिया हमारे यहाँ पर है, ये चीज़ हमारे यहाँ पर है। हमें इस समय बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट नॉलेज की बहुत बात करनी है, और यहाँ के लोगों को एक्टिवेट करना है, बोलना है, एक्टिवेट करना है कि भैया हमारे पास ये चीज़ें हैं, और इसको हम औरों को बताएं और औरों को दिखाएं। हर गांव में मैं सोचता हूँ
कोई एक छोटा सा मंदिर भी होगा जी। और उसकी भी कोई ना कोई हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस होगी जी। और वहाँ भी आसपास कोई ना कोई मेला लगता होगा। यस। तो वहाँ पर और इन सब चीज़ों को जो अभी एक छोटे लेवल पे है यस। उसको मैं चाहता हूँ कि लोग उस चीज़ के बारे में अपने जो चीज़ अपने जगह के बारे में और लोगों को बताएं और जिससे क्या होगा जब वो अपने जगह के बारे में और लोगों को बताएंगे तो फिर उसके बाद क्या वहाँ के भी चीज़ें जो हैंडीक्राफ्ट है वहाँ पर भी जो लोग अपना सामान बनाते हैं वो भी बिकेगा और फिर वहाँ का जो आजकल जो हो रहा है एवरी डिस्ट्रिक्ट का जो हो रहा है एक खान पान के बारे में बात करी जा रही है कि हर डिस्ट्रिक्ट में कुछ ना कुछ खाना स्पेशल है। यस। तो आपको क्या होगा कि वहाँ के बारे में पता लगेगा और उसके बारे में वो खाना भी लोग लाइक करेंगे और लोग वो खाना खाने के लिए आपके यहाँ बुंदेलखंड में आएंगे भी और वो डेस्टिनेशन भी देखेंगे। तो ये एक चीज़ है कि हमें एकदम रूट्स से जुड़ना पड़ेगा जी। आपने ज़मीनी तौर से आपको जुड़ना पड़ेगा तभी हम यहाँ पर बहुत डेवलपमेंट कर सकते जी। हैं। जैसे कि जो जनरेशन चल रही है अगर बात करी जाए तो मतलब इन बातों से लगता है कि हमें अपनी चीज़ों पे ज़्यादा गर्व करना चाहिए, लोग नहीं करते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम लोग जलेबी खाते हैं तो जो आज की जनरेशन है जलेबी के साथ फोटो खींचना पसंद नहीं करती है, उसके साथ स्नैप नहीं बनाती है। लेकिन चूंकि अगर पिज्जा खा रहा होता है कोई इंसान तो उसकी स्नैप डालता जरूर है। तो अगर वो विदेशी आता है जी इसके लिए मैं ये कहूँगा कि अब कभी कोई नई चीज़ आती है तो आदमी उसको देख के फोटो खींचता है। क्या आपने कभी ऐसा फोटो लखनऊ में भी कुछ ना खींचते हुए? नहीं, कोई नहीं खींच रहा होगा। उसके लिए वो चीज़ नॉर्मल चीज़ हो गई। नॉर्मल चीज़। अब वो क्या होगा या दिल्ली में अगर देखा जाए कोई जना पिज्जा खा रहा फोटो खींच रहा नहीं खींचेगा से वो उसके लिए नॉर्मल चीज़ हो गई। और आजकल आदमी क्या दिखता है कि वहाँ की स्पेशलिटी क्या है, उस एरिया का खाने की स्पेशलिटी क्या है, तो वो चीज़ खाने का पसंद करता है आजकल आदमी। तो ये कोई नई चीज़ नहीं है, अभी लोग फोटो डाल रहे हैं, कल को वो भी वो अपनी जो घर वाली चीज़ है उसको भी वो लाइक करेंगे और उसके लिए हमें उस चीज़ को खोना नहीं है। पुरानी चीज़ें जो हमारे यहाँ अभी जनरेशन से बनती आ रही हैं, वो खाना बनता आ रहा है जो उसको हमें खोना नहीं है। तो लेकिन सबसे बढ़िया चीज़ आपके शहर में है कि आपके यहाँ भी जॉइंट फैमिली सिस्टम है जी। तो जॉइंट फैमिली सिस्टम अभी बहुत जगह से चला गया है, लेकिन मैं बुंदेलखंड में देखता हूँ कि आपके यहाँ पर जॉइंट फैमिली सिस्टम है, तभी भी दादा बाबा आप लोगों के साथ रहते हैं। लेकिन आप अगर किसी और शहर में जाएंगे तो वहाँ पर वो लोग नहीं मिलेंगे आपको। इसीलिए तादाद भी अगर देखा जाए तो वृद्धाश्रमों की बढ़ती चली जा रही है। अपनी रूट को छोड़ के जा रहे हैं। बेसिकली अगर हम बात करें कि बुंदेलखंड क्षेत्र में हम कौन कौन से ऐसे विषय हैं या कौन कौन से ऐसी चीज़ों को या इस जो युवा है वो इस क्षेत्र में कैसे एक ऑथेंटिक तरीके से आगे बढ़ सकता है? ऑथेंटिक तरीके से आपका आगे ऐसे बढ़ सकता है कि हमारे तो सिंस 1999 हम लोग के यहाँ पर इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड होटल मैनेजमेंट है और इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड होटल मैनेजमेंट में अभी हमारे यहाँ बैचलर्स डिग्री इन टूरिज्म एडमिनिस्ट्रेशन ऑनर्स डिग्री भी चल रही है, अभी से NEP के हिसाब से स्टार्ट हुई है और आपका मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इन टूरिज्म है और उसके बाद हमारे पास PhD प्रोग्राम्स भी हैं। तो ये तो टूरिज्म की बात हो गई और आपका एक होटल मैनेजमेंट के भी हमारे यहाँ पे AICTE अप्रूव कोर्स चलते हैं, तो बैचलर्स इन होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी जिसे कहते हैं और वो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है। उसके बाद अगर 1 साल करना और चाहे तो वो उसको मास्टर्स डिग्री मिल जाती है। उसके बाद उसके PHMCT के बाद वो एग्जिट भी कर सकता है और फिर उसके बाद 1 साल के लिए और करता है तो उसे दोनों डिग्रियां एक साथ मिल जाती हैं। अच्छा, यानी कि उसकी जो अंडर ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन यानी दोनों एक साथ हो सकती है। वो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है जिससे कि साल बचती है उससे कि तो सर जैसे कि मैंने पता किया है कि हमारा जो विश्वविद्यालय में जो डिपार्टमेंट है वो FHRAI और IATO जैसी बड़ी संस्थाओं से मान्यता प्राप्त है। ये FHRAI ये फेडरेशन होटल एंड एसोसिएशन ऑफ इंडिया, IATO जो है इंडियन एसोसिएशन टूर ऑपरेटर्स है, इन दोनों के हम लोग मेंबर्स हैं। और मेंबर्स होने के बाद क्या है कि हम लोग जो भी उनके यहाँ पर जो जितने भी होटल और रेस्टोरेंट हैं वो उससे मेंबर वो लोग अपनी कोई भी एक्टिविटी करते हैं वो हमको यहाँ बुलाते हैं, तो जिससे क्या होता है कि स्टूडेंट्स का इंटरेक्शन इंडस्ट्री के साथ भी होता है। सर सबसे पहले हमारे लिए सबसे बड़ी गर्व की बात है कि बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के आप प्रोफेसर हैं, डीन हैं, HOD हैं, उसके साथ साथ अदर यूनिवर्सिटीज़ में आपको बुलाया जाता है। सर मेंबर हैं FHRAI के,
जो कि आपको बता दें FHRA क्या है और आयोटो क्या है। ये ऐसी संस्थाएं हैं जिसके सर कोर मेंबर टीम में भी हैं, जो कि बड़े बड़े होटल्स को उनकी रैंकिंग दिलाने में, कि जैसे आप कहते हैं कि ये 2 स्टार होटल है, 3 स्टार होटल है या 4 स्टार होटल है या 5 स्टार होटल है, तो वो होटल्स को जो मान्यता दी जाती है जिन बड़ी बड़ी संस्थाओं में, तो उनमें के जो कोर टीम के जो मेंबर हैं, जिनमें एक नाम हमारे सर का भी आता है। तो सर के लिए बहुत, हमारे डिपार्टमेंट के लिए और हमारे बुंदेलखंड के लिए भी बड़ी गर्व की बात है। तो क्लैपिंग फॉर दैट। सर अगर बात करी जाए थोड़ा सा कि जैसे हमारा जो विश्वविद्यालय, हमारा डिपार्टमेंट इन संस्थाओं से सर्टिफाइड भी है, तो स्टूडेंट्स को इससे क्या क्या लाभ मिलता है? स्टूडेंट्स को आपका क्या है कि इंडस्ट्री के साथ इंटरेक्शन होता है जी। इंडस्ट्री के साथ इंटरेक्शन होता है, तो व्हाट आपके पास जो भी इंडस्ट्री में लेटेस्ट चल रहा है जी। वो आपको पता लगता रहता है कि इंडस्ट्री में लेटेस्ट क्या चल रहा है, क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं, जी। कैसे आजकल नौकरियां हो रही हैं, Yes. क्या आदमी स्टार्टअप कर सकता है। Yes. ये सब चीज़ों की क्या था, वो लोग अपने वर्कशॉप करते रहते हैं। अच्छा, ऑनलाइन भी करते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं करते हैं, और कभी कभी वो लोग अपने कॉन्फ्रेंस भी कराते हैं। लेकिन जनरली उनकी ऑनलाइन होती है, और आप अगर बच्चा करना चाहे वो कर सकता है आराम से, फैकल्टी करना चाहे वो कर सकती है आराम से। थोड़ा सा आप एलैबोरेट करके बताइए कि कैसी वर्कशॉप चलती हैं या इंटर्नशिप होती है, कैसा क्या प्रोग्राम है और कैसे आप तरीके से करवाते हैं? हम लोग क्या होता है कि आप लोग के जो कोर्सेज हैं, तो कोर्सेज में आपके जो क्या होता है कि हम लोग कोर्सेज के अंदर ऑन द जॉब ट्रेनिंग्स भी होती है। अच्छा। ऑन द जॉब ट्रेनिंग्स होती है, BHM में भी होती है और MBA में भी होती है और BBA में भी होती है। ऑन द जॉब ट्रेनिंग, इसको हम लोग ट्रेनिंग्स भी कहते हैं, है ना। और ऑन द जॉब ट्रेनिंग तो सबसे आखिरी में कराते हैं, लेकिन उससे पहले जो इनका ट्रेनिंग का भी होता है, तो ट्रेनिंग्स कराते हैं। उसमें बच्चा इंडस्ट्री में जाता है और इंडस्ट्री में जाके प्रैक्टिकली सीखता भी। कोई स्टूडेंट ने अगर इस डिपार्टमेंट से ग्रेजुएशन किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है और वो किसी बड़ी कंपनी में जाना चाहता है, तो विश्वविद्यालय किस तरीके से उसकी मदद करता है? देखिए, आजकल ऑनलाइन ज़माना है। आजकल ऑनलाइन में क्या होता है कि अगर बच्चा अगर अवेयर है जी, तो वो आजकल बहुत अच्छा अवेयर होता है, तो शायद वो लोग खुद ही भर लेते हैं जी। और HR को लिख देते हैं, हम लोग बता देते हैं, हम लोग से NOC भी ले सकते हैं। लेकिन दूसरी बात, जो सबसे बड़ी बात है, यूनिवर्सिटी में जो हमारे पास है, जो बच्चा मतलब जिनको चाहिए, हमारे एक ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल है, और ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल में हम उनको बता देते हैं कि हमें यहाँ पर ट्रेनिंग करानी है और हमें इनका प्लेसमेंट कराना है। तो कई बार वो लोग कंपनीज को बुला के हम लोग क्या ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ही करा देते हैं। तो होटल मैनेजमेंट से पढ़ने के बाद बच्चे के पास कौन कौन से करियर पाथ्स रहते हैं कि जिससे कि वो किस स्ट्रीम में वो जा सकता है? अगर ये कोर्स करता है, ग्रेजुएशन करता है, पोस्ट ग्रेजुएशन करता है, तो कौन कौन से इसके पास रास्ते खुलते हैं? देखिए, होटल का आप समझ लो कि 3 पार्ट में डिवाइडेड है। एक आपका फ्रंट ऑफिस, ठीक है। एक रेस्टोरेंट होता है, वहाँ पे F&B सर्विस, एक हो गया जहाँ किचन होती है, दैट इज द फूड प्रोडक्शन। और जो वहाँ पर जो आपके जो रेस्टोरेंट में जो सर्विसेज देता है, वो आपके F&B सर्विस वाले देते हैं। F&B सर्विस, हाँ, जो आपके रेस्टोरेंट में सर्विसेज देते हैं। तो ये मैं आपको एक बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाया। तो अब उसमें क्या होता है कि बच्चे को इन तीनों जगह, आपके एक होटल के अंदर जो बच्चे का जो भी इंटरेस्ट है, उन तीनों जगह आपको नौकरी मिल सकती है, अपनी नौकरी कर सकता है। अच्छा। और उसको नौकरी नहीं तो वो कभी कभी कुछ लोगों को मैंने ये भी देखा है कि वो लोग अपने घर में ही एक अपना क्लाउड किचन बना लेते हैं। क्लाउड किचन का जो कंसेप्ट आ गया, वो अगर वो नहीं जी, कई लोगों मैंने ये देखा है जिसको अगर केक बहुत अच्छा बनाना आता है, तो वो अपने घर में ही अपना केक बना के ऑनलाइन बेचना स्टार्ट कर देते हैं। तो आजकल क्या करा जाता है कि नौकरी के साथ साथ बहुत कुछ ऑप्शंस हैं आपके पास, जो अपने लेवल पे आप अपना ओपन कर सकते हैं। नॉट गोइंग फॉर द जॉब, यू कैन ओपन योर बिजनेस विद यू। मेरे एक दोस्त है, वो बहुत अच्छा खाना बना लेती थी। हाँ, तो उसने भी स्टार्ट किया एक क्लाउड किचन। और उसके फादर नहीं है अभी इस दुनिया में। हाँ। तो उसने और उसकी माँ ने मिलके, अभी फिलहाल बड़े दुख की बात है कि उसकी माँ भी नहीं है। हाँ। तो उन दोनों ने स्टार्ट किया क्लाउड किचन। वो आज एक क्लाउड किचन की ओनर है। हाँ। और वो अपना फैमिली में सिर्फ उसकी छोटी बहन है, तो उसका पालन पोषण कर रही है। अब मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। अब खाने का कंसेप्ट बदल चुका है जी। आदमी क्या करता है, आपका आज खाने के कंसेप्ट में, बिकॉज आज का ऑयली फूड बहुत कम हो चुका है लोगों का खाने के लिए, तो आज खाने के कंसेप्ट में वो चाहता है हाइजीनिक फूड मिले।
साफ सुथरा खाना जी। मिले और कायदे का खाना मिले, जी। और वो जो खाना मिले और वो अगर कोई जना प्रोवाइड करा रहा है तो वो कोई जना प्रोवाइड करा रहा है तो उससे वो ले लेगा, जी। वो ले लेगा और रेगुलर उसका कस्टमर बन जाएगा लेने के लिए। तो जी। आप ये देख सकते हैं कि आप हर चीज़ के लिए आजकल ज़ोमैटो आ गया है, स्विगी आ जी। चुका है, सब आ चुका है। आप कोई भी काम खोलिए, आपको वो घर से आपको हाँ, कई वो सारे नामी ब्रांड्स हैं। ब्रांड है, आपको एक समोसा से लेके पिज़्ज़ा, बर्गर तक वो प्रोवाइड करा हाँ, बस सकते आपके पास बशर्ते स्किल्स होनी हैं। चाहिए। स्किल्स होनी चाहिए, आपको यस। कहीं से भी आपको करा सकते हैं। जी। ठीक है ना? इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर कि हमारे जैसे बुंदेलखंड क्षेत्र में हमें नहीं लगता कि हमारे पास रिसोर्सेज और फाइनेंशियली या इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी सी महसूस नहीं लगती है जो। टूरिज्म बढ़ाने के लिए यस। जो मतलब देखिए ऐसा है कि मैं आपको बताऊं कि जैसे रोड कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो गई है पिछले 5 साल में। रोड कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो गई है, गांव-गांव तक आपकी रोड पहुंच चुकी है और हर जगह आपकी रोड बाय रोड मैं देखता हूं कि हर जगह आपकी रोड पहुंच चुकी है। लेकिन बाय एयर की कनेक्टिविटी अभी भी लूज करता है कि हमारे पास जो फ्लाइट्स आती हैं वो 11-12 बजे फ्लाइट आती है जी, यहाँ से जाने वाली फ्लाइट और आने वाली काफ़ी लेट आती है। तो उससे दिक्कत क्या होती है कि जब आदमी दिल्ली पहुंचता है तो तब तक ज़्यादातर की ऑल ओवर इंडिया की फ्लाइट्स निकल जाती हैं जी। तो उससे क्या होता है कि वो जो टाइम ड्यूरेशन है वो बढ़ जाता है। अगर हमारे ग्वालियर से ही आपकी फ्लाइट सुबह 7:30 बजे चालू हो जाए ग्वालियर टू दिल्ली जी, तो आपका 8:30 बजे पहुंच जाएंगे और उसके बाद अगर और 7:30 बजे जो ग्वालियर आदमी है आना चाहता है तो वो ग्वालियर आ जाएगा। तो जिससे क्या होगा कि यहाँ का टूरिज्म तो बढ़ेगा ही जी, जो लोग आएंगे यहाँ तो बढ़ेंगे ही और उसके बाद आपका जो दिल्ली गया है हाँ। तो दिल्ली से भी उसको ऑल ओवर इंडिया फ्लाइट्स मिल जाएंगी। हाँ। जो मैंने अभी ये पाया कमी पाई है आपके यहाँ पर हाँ, ग्वालियर एयरपोर्ट। यस, क्योंकि कोई इमरजेंसी में जाना चाहता है या फिर जो विदेशी जो टूरिस्ट आ रहे होते हैं तो उनके लिए कहीं ना कहीं ये लूप है नहीं, उस बहुत बड़ा लूप है। उसका रीजन क्या है कि उनके पास टाइम कम होता है जी, टूरिस्ट के पास टाइम कम होता है और टूरिस्ट चाहता है कि कनेक्टिविटी बन जाए जी, कनेक्टिविटी बन जाए। वो चाहता है कि यहाँ पर गए दिल्ली पहुंचे और दिल्ली के पास उनकी 2 घंटे या 3 घंटे बाद उसकी फ्लाइट हो जाए आराम से फ्लाइट हो जाए। तो मतलब वो चीज अभी भी हम लोग लूज कर रहे हैं कि जो हमारे यहाँ जो ग्वालियर से जो फ्लाइट जा रही है वो आपका 9, 9:30, 10 बजे के बाद जा रही है जी। जिससे क्या हो रहा है यहाँ पर भी टूरिस्ट बाय एयर कम आ पा रहे हैं और जो यहाँ से लोग बाहर जाना चाहते हैं दिल्ली जाना चाह के और आगे जाना चाहते हैं इंडिया के और पार्ट में घूमना चाहते हैं वो भी उससे नहीं जा पा रहे हैं। तो यहाँ कनेक्टिविटी की बात हुई कि कनेक्टिविटी एक लूप हो सकता है, तो हम किन और आयामों में या किन और क्षेत्र में या इस टूरिज्म को बढ़ाने के लिए किन चीज़ों में और हमें अवेयर होना चाहिए कि जिससे टूरिज्म बाहर से और आए, जिससे कि हमारी अर्थव्यवस्था पर भी एक अच्छा प्रभाव पड़े। देखिए ऐसा है कि टूरिज्म को बढ़ाने के लिए हमें अपने जितने भी जो रिसोर्सेज हैं यहाँ पर जितने भी हमारे डेस्टिनेशंस हैं यहाँ पर पहले उन जो हम जानते हैं पहले हमें उसको प्रमोट करना है जी, उसको प्रमोट करना होगा कि उन रिसोर्सेज को पहले प्रमोट करना पड़ेगा कि हम ये जगह है हमें ये मालूम ये चीज़ अच्छी जगह है उसको हमें प्रमोट करना है ना। और उसके बाद फिर हमें उसके अगल बगल के एरियाज के बारे में भी देखना पड़ेगा कि वहाँ पर कोई ऐसी कोई जगह है जो हम लोग भूल गए हों तो उसको भी हमें प्रमोट। फिर अगर ये सब प्रमोट करेंगे उसके बाद जैसे भी अभी हमने कि अभी कुछ दिनों पहले मैंने देखा था कि मतलब एवरी डिस्ट्रिक्ट इज हैविंग वन प्रोडक्ट। ये प्रधानमंत्री जी ने कहा था। कुछ दिनों पहले मैंने पढ़ा था कि एवरी डिस्ट्रिक्ट ईच कुजीन याला मैंने इस तरह का कोई मैंने टॉपिक देखा था मैंने। तो आपका क्या है कि हर जगह की हर डिस्ट्रिक्ट की एक एक कुजीन अलग होती है कहीं की मिठाई अच्छी होती है कहीं की कचौड़ी अच्छी होती है और जलेबी अच्छी होती है। जो हमारे लोकल जो लोग चीजें हैं जो बहुत अच्छी चीजें होती है देयर आर मेनी थिंग्स कोई उसी एरिया की फेमस है वो किसी दूसरे एरिया की फेमस नहीं है। तो उस सब एरियाज के बारे में उस सब इसी अगर टूरिज्म बढ़ेगा तो आपका क्या है वो सब डेस्टिनेशंस वो सब जो आपका फूड है कुजीन है जो हम लोकल कुजीन की आजकल बात कर रहे हैं आजकल लोग मोटा अनाज की बात कर रहे हैं और मिलेट्स की बात करा जा रहा है। और आजकल अगर हम जो लोकल फूड की बात कर रहे हैं तो लोकल फूड कई ऐसे लोकल फूड्स होंगे जो आपकी दादी ने बनाया आपके खिलाए होंगे लेकिन आज की जनरेशन को नहीं मालूम बिल्कुल सर
है ना? Yes. लोगों को खीर मालूम होगी, Yes. लेकिन फिरनी नहीं मालूम होगी। नहीं है ना? मालूम, यस। और फिरनी किस किस बर्तन में दी जाती है, हाँ। सकोरे में दी जाती है, वो नहीं मालूम वो नहीं होगी। मालूम है। ये मैं एक बहुत ही लेटेस्ट चीज आपको बता रहा हूँ। हाँ। वो सोचेगा ये भी तो खीर है। हाँ, तो इस सब चीजों को हमें अपने कल्चर को भी बचा के रखना है, yes. बचा के रखना है। और कल्चर को बचा के रखने के लिए हमें बचा के रखना। उसके बाद मुझे बहुत पसंद चीज है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दे सकता हूँ, आप एक गुजराती एग्जांपल दे सकता हूँ। अभी लास्ट मंथ में गुजरात जी जी मैं बाहर गया, अहमदाबाद में था, फिर मैं द्वारका गया। जी जी तो मैंने पूछा कि खाने की कौन सी जगह अच्छी है। जी जी तो वहां के आदमी ने गुजराती फूड वाली जगह बताई मेरे को। गुजराती होता है। गुजराती फूड जहाँ मिलता है, हाँ। वही बताई उसने जगह। अच्छा अच्छा। अहमदाबाद में कोई एक जगह थी, वो भी गुजराती फूड थी। द्वारका में गया तो वो भी गुजराती फूड वाली जगह थी। अच्छा। वो तो, लेकिन वहां में किसी ने ये नहीं कहा हाँ। कि आप वहां चले जाओ, वहाँ मसाला डोसा मिलता है। वहां चले जाओ, आपको क्या चाउमीन वो खा लो। हाँ। लेकिन उसने ये चीज मुझे वहां बड़ी अच्छी लगी, उसने अपना, और वहां पर लोकल फूड खाने के लिए जितने लोग हैं सभी लोग वहां पर लाइन लग रही है उसकी वहां पर दुकान। क्या बात है सर। तो भाई ये चीज बिकॉज जस्ट लाइक बुंदेलखंड, यस, आपका गुजरात में भी एक फैमिली सिस्टम है। यस, आपका गुजरात में भी ज्वाइंट फैमिली सिस्टम है। जी। आपने सब प्रधानमंत्री जी को देखा Yes. होगा, है ना? तो मैं जब वहां जाके देखा तो मैंने देखा है कि हर दूसरे घर में ज्वाइंट फैमिली है। यस, हर दूसरे घर में Yes, ज्वाइंट yes. फैमिली है। हाँ। और सब लोग मिलके एक साथ जाते हैं। तो हमें वो चीज बड़ी पसंद आई। लेकिन शहरों में ये कल्चर थोड़ा खत्म होता चला जा रहा है। ये हम लोग खुद मेंटेन कर सकते हैं, हम लोग खुद मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन ये अगर आप कल्चर आप खत्म करेंगे तो आपके घरों में जो ट्रेडिशनल फूड है, यस, वो बंद हो जाएगा। मैं आपसे पूछ, एक छोटी सी मैं एग्जांपल बोलता हूँ कि कितने घरों में अचार बनता होगा? सर गांव के सारे क्षेत्रों में हर जगह अचार बनता है। हर घर में। शहर में कितने बनता होगा? शहरों में मुझे लगता है कि 100 में से एक आध ही कि बनता होगा। वो मतलब वो एक बाहर से लेके आ जाते हैं और उसे गला खराब करते हैं और तबीयत खराब करते हैं। काफी सारे केमिकल्स। क्या केमिकल। तो वो एक चीज है कि उसमें हमें अपने ट्रेडिशन, और आजकल डॉक्टर्स भी कहते हैं कि ईट द ट्रेडिशनल फूड्स। यस, ना, आपको वेट लूज करना तो ईट द ट्रेडिशनल फूड्स। ये चीजें हैं। तो हमें इस पे, कुजीन पे बहुत वर्क करना है और बच्चों को उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू के बारे में अवेयर कराना है। और इवन इस चीज को हमें स्कूल लेवल में भी विद द प्रोडक्ट बेस आपको बताना पड़ेगा, इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू ये है। बिल्कुल। आज की जनरेशन, मतलब ये ऐसा नहीं किताब में दिखाई, इस चीज की न्यूट्रिशन वैल्यू ये है, इसकी वैल्यू ये, इससे ये खाओगे तो तुम्हारी हेल्थ में ये इम्प्रूवमेंट होगा। ये चीज बताना पड़ेगा तभी। और स्कूलों में मैं चाहूंगा कि हर स्कूलों में इस तरह की कैंटीन खुले, जो ट्रेडिशनल, जो पुरानी चीजें मिलती हैं, जो हल्के कम दाम में बिके, तो बच्चे ज्यादा उसको खाएंगे बजाय वो वेस्टर्न फूड। आज सर अगर बात करी जाए, अतिशयोक्ति नहीं होगी इस बात की, लोग छाछ तो जानते हैं लेकिन मठा महेरी कोई नहीं जानता है। हम बुंदेलखंड क्षेत्र में रह रहे हैं। तो वो चीज है कि हमारे पास अगर बात करी जाए, हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र में हर चीज प्रचुर मात्रा में है, लेकिन लोग या तो अवेयर नहीं है या लोग नई जो पाश्चात्य सभ्यता को अपनाते हुए हम अपनी पुरानी सभ्यता को भूलते चले आ रहे हैं। जैसे आपने बात की छाछ की बात करी, कितने घरों में छाछ बनती है वो आजकल आप देखेंगे कि आजकल आप देखें उन सब, आप जो देखेंगे आप जितने भी घरों में छाछ है वो या तो पैकेट वाली आती है, बिल्कुल पैकेट वाली आती है, या कितने घरों में। लेकिन क्या बच्चों को उससे क्या हुआ, जो पैकेट वाली चीज आई तो उससे लोगों को अवेयरनेस आई कि हाँ ये चीज अच्छी है, ये अच्छी। इसी तरह हम लोग को जो ट्रेडिशनल चीजें हैं उसको भी पैक फॉर्म में लाना पड़ेगा, विद देयर रेसिपी। कि कोई भी जना उसको बनाना चाहे तो कैसे बना सके। बिल्कुल सर, कि मतलब लोगों को ये नहीं पता कि जो मट्ठा है, महीरी है। कहावत भी थी कि दूध दही खाएं झींगुर से और मठा महीरी खाएं लठेंगर से। बुंदेलखंड की कहावत है। तो वो चीज कि मतलब देखा जाए बुंदेलखंड में ऐसी इतनी सारी ऐसी चीजें हैं, ऐसी प्रचुर मात्रा में है। अगर बात करी जाए अनाज को लेके, हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र में हर चीज पाई जाती है, हर चीज की खेती होती है, हर चीज की पैदावार होती है। लेकिन वही चीज अगर किसी शहर में जाए तो वो चीज से लोग चूक रहे होते हैं, और इस तरीके से जो हमारी सभ्यता का भी दोहन होता चला जा रहा है। बात करी जाए सर कि आज मैं अगर इस टाइम पे अगर बात करूं, जैसे आपने प्लेस की बात करी, सब लोगों को अवेयर होना चाहिए कि लोग बता सके चीजों को। जैसे कि हमारा जो झांसी का किला है,
आज संपूर्ण विश्व उसको जानता है, समूचा विश्व जानता है उसको कि झांसी का किला। लेकिन सर पास ही में अगर देखा जाए हमारे समथर का किला भी है। आपने कई लोगों ने नाम भी नहीं सुना होगा, लेकिन अगर सुना हो सकता है इस पॉडकास्ट के माध्यम से नाम सुना जाएगा। समथर का किला है सर, इतना बड़ा दुर्ग है, आज से 300 साल पुराना दुर्ग है, जो कि अगर देखा जाए वो बहुत बड़ा, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो बहुत बड़े लेवल पे बना हुआ है। उसके चारों तरफ से अगर आप देखेंगे कि पहले के राजा किस तरीके से खाई का निर्माण किया करते थे कि लोग अटैक ना कर सके। उसमें खास बात ये भी कि उसके जो दरवाजे हैं उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिससे लोगों को सीखने मिले। हमारे समथर का किला लोगों को नहीं जानकारी, यहाँ से झांसी से 65 किलोमीटर दूर है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ झांसी का किला। जब से प्रधानमंत्री जी आए झांसी किले का एकदम साफ सुथरा बढ़िया हो गया। बिल्कुल। और सबसे बढ़िया चीज जो उनके बाद हुई कि वहां पर साउंड एंड लाइट शो आया। यस। आज की तारीख में मैं जितने भी गेस्ट को लेके गया साउंड एंड लाइट शो का देखा, वो बार बार आके देखते हैं और बार बार ज्यादा पैसा दे के देखने के लिए आते हैं। उसका रीजन क्या है कि हमने वहां पर जो चीज को आपके किले को टेक्नोलॉजी से ऐड कर दिया। तो सुबह तो आदमी आ रहा है देखने के लिए किला को, और रात को उसका साउंड एंड लाइट शो भी देखने के लिए आ रहा है। इससे आप देखो कितने लोगों का फायदा हो रहा है, कितने लोग। और कईयों को तो झांसी की रानी की स्टोरी भी नहीं मालूम होगी, जो वहां पर बहुत अच्छी तरीके से कंस्ट्रक्ट कर वो स्टोरी दिखाई गई। तो मैं जितने लोगों को लेके गया, लोगों ने सबने तारीफ करी, अरे बहुत अच्छा है। फिर माउथ टू माउथ पब्लिसिटी से ही आपका टूरिज्म बढ़ता है। फिर जो जना फिर मेरे घर आएगा और वो फिर कहेंगे वहां जाना चाहना देखना है। तो इससे क्या है, माउथ टू माउथ पब्लिसिटी से आपकी चीज बढ़ती है। अगर आप अच्छी चीज परोसेंगे तो आदमी जरूर लेगा जी, आप जरूर लेगा। आप उसका ट्राई करिए और ट्राई करेंगे तो आपकी जरूर वो चीज बिकेगी। हाँ, देखा जाए कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारा, जैसे अगर कोई 5 लोग भी जाते हैं, अगर विदेश से आते हैं, भारत के या कहीं उस जगह को घूमने आते हैं, तो देखा जाए डायरेक्टली वो अगर कुछ ना कुछ खाएगा, अगर घूमने आ रहा है तो जो फूड की बात करिए तो वहाँ पे बिक्री बढ़ती है। अगर वो वहाँ पे किसी ना किसी के माध्यम से आ रहा होगा, हो सकता है कार के माध्यम से आ रहा हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर वो घूमेगा आसपास की चीज़ों को, तो वो क्या कर रहा होगा, वो टैक्सी का यूज़ कर रहा होगा। तो देखा जाए तो टैक्सी वालों का भी अगर होती है, तो ऐसी चीज़ों को डायरेक्ट इनडायरेक्टली अगर वे में अगर इसको प्रमोट किया जाए टूरिज्म को, तो कई सारे सेक्टर में इसमें उनका आय का जैसे आजकल जैसे लोगों ने आके फूड ट्रक्स लगा देते हैं जी, आसपास फूड ट्रक वो लगाते हैं, साफ सुथरी चीजें उसे बेचना चालू कर दें, तो आपका क्या होगा, तो लोग वहाँ पर आपके 5 स्टार होटल छोड़ के वहीं पर खाना खाएंगे। कि उसका रीजन नहीं है उनको, क्या टूरिस्ट को क्या चाहिए, एक साफ सुथरी और हाइजीनिक फूड चाहिए। और बस, और साफ सुथरा हो गया, गंदगी नहीं है, और आपका और जो बनाने वाला वो कायदे से बना रहा है, वो अच्छा ऑयल इस्तेमाल कर रहा है, तो आदमी आएगा खाएगा आराम से जी। तो अगर आप थोड़ा सा एकेडमिकली बात कर लें तो हमारे डिपार्टमेंट में क्या क्या फैसिलिटीज हैं? हम लोग के डिपार्टमेंट में पूरी फैसिलिटीज हैं। हम लोग डिपार्टमेंट में ट्रेनिंग तो कराते ही हैं, हम लोग क्या फूड प्रोडक्शन लैब भी है, और फूड प्रोडक्शन लैब होने की वजह से हम हर बच्चे को हमारे यहाँ पर हर वीक डेज में उनके हमारे प्रैक्टिकल्स होते हैं। और नॉट ओनली दैट, आपके यहाँ जो भी फंक्शन होते हैं बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ पर हमारे स्टूडेंट्स को ही बुलाया जाता है। और इवन हमारे जब गवर्नर मैडम आती हैं तो हमारे स्टूडेंट्स ही उनको सर्व भी करते हैं फैकल्टी में, तो उनको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस भी मिलता है, और उनको ये भी पता लगता है कि खाने को कैसे बनाया जाता है, क्या करा जाता है। और हमारे जो खाने का जो सिस्टम है वो एक दिन पहले उनको बता दिया था कि ये चीज हम बना रहे हैं, इसे तो वो चीज बता दिया, तो एक दिन जो हमारे टीचर्स हैं वो बना के सिखा देते हैं। अगले दिन कहते हैं अब आपके अंदर टीम बना दी है, अब आप बनाइए। अच्छा, तो मतलब जो भी अब कोई भी कुजीन ले ली और लेके, और आपकी टीम आपको बनाएगी, तो वो अगले दिन वो पूरा बच्चे खुद प्रैक्टिकल करके बनाते हैं। तो इससे क्या होता है कि बच्चों को पूरा प्रैक्टिकल भी आ जाता है। इसी तरह फ्रंट ऑफिस का हो गया, ये मैं फूड प्रोडक्शन बता दिया। फ्रंट ऑफिस में कैसे गेस्ट आएगा, फ्रंट ऑफिस टीचर उनको लाइन में बताते हैं कि कोई क्वेश्चन कैसे पूछे, कैसे जवाब देना है, किस तरह गुड मॉर्निंग करना है, किस तरह क्या, क्योंकि हमारा एरिया जो है ये आपका रूरल एरिया आता है। यहाँ पर क्या है कि हम हर बच्चे को इंग्लिश मीडियम नहीं कह सकते, लेकिन हम उनको सिखा सकते हैं, हमको सिखा सकते हैं। तो हमारे टीचर्स पूरी मेहनत से उनको वो भी सिखाते हैं, और उसके बाद
एक F&B सर्विस होता है कि आपको टेबल का लेआउट कैसे लगाना है। टेबल का वो टीचर्स बताते हैं टेबल का लेआउट ऐसे लगाया जाता है, 6 लोग होंगे तो कैसे होंगे, 12 लोग होंगे तो कैसे होंगे, तो इस तरह का टेबल लेआउट होगा। तो इस तरह से पूरा प्रैक्टिकल हमारे कोर्स है और जिससे बच्चा सीखता भी है और थ्योरी भी सीखता है और प्रैक्टिकल भी सीखता है। सर हमारी टीम भी सर आपकी जो फूड प्रोडक्शन टीम से मिलना चाहेगी, हम लोग भी टेस्ट करना चाहेंगे कि आपके जो स्टूडेंट्स हैं। कहीं बुला देंगे आपको, कह देंगे कभी आ जाओ। जी सर दूसरी चीज़ कि हमारे साथ हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में अगर आप लोग इंटरेस्टेड होंगे देखने के लिए कि किस तरीके से सर्विस प्रोवाइड कराई जाती है, कैसे सिखाया जाता है कि किसी होटल में ये जो शेफ है वो किस तरीके से खाना बनाए, किस तरीके से वो उसको सर्व करे और किस तरीके से रिसेप्शन में भी लोगों को बात करनी होती है, हाउस कीपिंग में कैसे बात करनी होती है, वो इस डिपार्टमेंट में सिखाया जाता है हर तरीके से। तो अगर आप चाहें अगर देखना तो आप लोग कमेंट करिएगा, हम सर के साथ वो ग्लिम्सेस भी ऐड करेंगे कि किस तरीके से ये सारी चीज़ें करवाई जाती है। तो अगर आप लोग भी हमारे इस टीम का हिस्सा होना चाहते हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। क्षेत्र में आपको फील्ड इंटरेस्टेड लगती है इस चीज़ में तो आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमारे इस डिपार्टमेंट के साथ जुड़ सकते हैं। एडमिशन सर अभी चल रहे हैं, अभी एडमिशन चल रहे हैं, अभी एडमिशंस आर ओपन। सो अभी सर सीट्स अगर बात की जाए कितनी सीट्स हैं? सीट्स हमारे पास जो है आपकी अभी जो मैंने अभी चार्ट है मेरे पास, जी MBA की है 60 सीट्स हैं आपकी, है ना, और आपका BBA की आपकी जो है ये बढ़ गई है अब सीट, 80 हो गई, 80 हो गई है, 80 हो गई है, और BHM CT की सीटें अभी 60 है। तो अभी सीट्स हैं, अगर सीट्स हैं अभी और भी एडमिशंस चल रहे हैं, अगर आप आना चाहें तो फिर आप इसमें एक नंबर आप मैं दे दूंगा, आप उनसे दे दीजिएगा तो कांटेक्ट कर लेंगे। मैं पूरा डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि कैसा फीस है, क्या फीस स्ट्रक्चर है, होटल हॉस्टल में अगर आप रहना चाहते हैं तो उसका क्या फीस स्ट्रक्चर है, क्या क्या सर्विस प्रोवाइड की जाएंगी यूनिवर्सिटी के द्वारा, क्या क्या कौन कौन सी फैकल्टीज़ हैं, सारा कुछ डिटेल आपको एक PDF के माध्यम से पहुँचा दिया जाएगा। तो आज इस पॉडकास्ट के माध्यम से हमें बहुत कुछ जानकारी मिली कि किस तरीके से टूरिज्म के क्षेत्र में हमें अपने देश के बारे में, दुनिया के बारे में या टूरिज्म के बारे में सर से बहुत बहुमूल्य ज्ञान मिला कि हाँ ये चीज़ें सर सोचने की बातें हैं कि ये सारी चीज़ें इन पर अभी कभी ध्यान नहीं दिया कि हाँ ये लूप्स है कि हाँ अगर टूरिज्म के लिए अगर जो कोई बाहर से आता है व्यक्ति उसको क्या प्रॉब्लम्स होती है। अगर आप एक कोई प्रोवाइडर बनना चाहते हैं तो पहले आपको प्रॉब्लम्स देखनी होगी और तभी सॉल्यूशन मिलेगा। यानी कहते हैं कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो बहुत अच्छा लगा सर, आपने हमें बहुत कीमती समय दिया, तो इसलिए तहे दिल से धन्यवाद।